जय हिंद दोस्तों। आपका अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं तो यह सेट ज़रूर देखें। यह सेट जो जाएगा कौन सरकार क्लास का सेट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, निम्नलिखित घटनाओं क्रांतिकारी घटनाओं को सही कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित करें। देखिए, सही कालक्रम अनुसार में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। देखिए, एडी जैक्सन की हत्या जो हो जाएगा 1909 में किया गया था। फिर कहता है रेड और एमहर्स्ट की हत्या जो जाएगा 1897 में हुआ था। फिर हार्डिंग की हत्या का प्रयास 1912 में किया गया था रास बिहारी बोस द्वारा। इस प्रकार देख लिए। सबसे पहले देखिए इसमें हो जाएगा 2, 1, 3। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय क्रांतिकारी संगठन विदेश में स्थापित किया गया था। देखिए, भारतीय क्रांतिकारी संगठन विदेश में स्थापित जो हो जाएगा इनमें से, देखिए इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1904 में लंदन में किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा। फिर देखिए स्वदेश बांधव समिति है, इसकी स्थापना 1905 में बंगाल में हुआ था। अभिनव भारत की स्थापना 1904 में लंदन में वी.डी. सावरकर द्वारा किया गया था। 1 और 3 इस दोनों को की स्थापना विदेश में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना घटी थी। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक का कार्यकाल। देखिए, नॉर्थब्रुक का कार्यकाल जो हो जाएगा 1872 से 1876 के बीच में है। तो इस दौरान जो हो जाएगा, देखिए पंजाब में कुका आंदोलन हुआ था, बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा चलाया गया था। देखिए, पंजाब में कुका आंदोलन 1872 में हुआ था और बड़ौदा के गायकवाड़ पर 1875 में मुकदमा चलाया गया था। 1 और 2 इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है, दोस्तों यह सेट जो हो जाएगा बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन है। चौथा नंबर क्वेश्चन, गवर्नर जनरल के रूप में विलियम बेंटिंक के कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है। देखिए, उसने पुलिस अधीक्षक एसपी का पद समाप्त कर दिया। देखिए, सही कथन है। बेंटिंक के द्वारा कह रहा है कलेक्टर को उसके अधिकार क्षेत्र में पुलिस बल का प्रमुख बना दिया गया। देखिए, दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 1 और 2। अब 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है, आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की हार में किन कारकों का योगदान था। देखिए, मराठों की हार में जो हो जाएगा किन कारकों का योगदान कर रहा है। अप्रभावी नेतृत्व, देखिए सही कथन है। कमजोर या अप्रभावी सैन्य प्रणाली, ये भी महत्वपूर्ण कारण था। बेहतर ब्रिटिश कूटनीति और जासूसी, देखिए इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। आगे 5वां नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है, सांप्रदायिक पंचांग के प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है। देखिए, सांप्रदायिक पंचांग, देखिए सबसे पहले जान लेते हैं सांप्रदायिक पंचांग की घोषणा जो हो जाएगा 16 अगस्त 1932 को हुआ था। इसमें कहता है कौन सा कथन सही है। मजदूर, जमींदार और व्यापारियों, उद्योगपतियों के लिए सीटें आरक्षित की जानी थी। देखिए, सही कथन है। बम्बई प्रांत में मराठा प्रतिनिधियों के लिए विशेष रूप से 7 सीटें आवंटित की गई थी। देखिए, दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे अब 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए जालियांवाला बाग में भारी भीड़ एकत्रित हुई थी। देखिए, सही कथन है। फिर कहता है इस हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी। देखिए, गलत कथन है। कैसर-ए-हिंद की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, महात्मा गांधी ने त्यागा था। इस प्रकार कथन नंबर 1 सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन कहता है, चौरी चौरा कांड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए, चौरी चौरा कांड जो हो जाएगा 5 फरवरी 1922 को हुआ था। यह घटना 1922 में तब घटित हुई थी जब प्रदर्शनकारी के एक समूह की पुलिस के साथ झड़प हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप एक पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। देखिए, सही कथन है। फिर कहता है इस घटना के प्रतिक्रिया स्वरूप महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। ये देखिए, ये गलत कथन है।
महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित नहीं किया था, उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था, इसीलिए इस प्रकार इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल एक सही है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कुंडरा उद्घोषणा निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए कुंडरा उद्घोषणा जो हो जाएगा बेलूथम्पी दलावा से संबंधित था, ऑप्शन नंबर ए किसका सही आंसर होगा। यह उद्घोषणा 1809 ईस्वी में हुआ था। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है किस युद्ध के परिणाम स्वरूप लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर हुए। देखिए लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर जो हो जाएगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के बाद हुआ था, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हो जाएगा 9 मार्च 1846 को हुआ था। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी ब्रिटिश नीति कोया विद्रोह का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। देखिए कोया विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण कारण जो हो जाएगा वन अधिनियम था, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वे सिविल सर्विस सेवक के सेवा निर्मित अधिकारी और उपनिवेशवाद के आलोचक थे। 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने भारत का आर्थिक इतिहास नामक पुस्तक प्रकाशित की। देखिए कौन सा पुस्तक, भारत का आर्थिक इतिहास, जिसमें 1757 से औपनिवेशिक शासन के आर्थिक प्रभाव की गहन जांच की थी। इसका लेखक हो जाएगा रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक इतिहास के संदर्भ में बेडोरा दा फजेंडा शब्द किससे संबंधित है। देखिए बेडोर दा फजेंडा शब्द जो हो जाएगा पुर्तगाली औपनिवेश वित्त का प्रशासन था, ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में के लिए पहला एजेंट गवर्नर था। देखिए पहला एजेंट गवर्नर जो हो जाएगा विलियम हेजेज था, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डुप्ले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए वर्ष 1741 में उसे पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया, सही कथन है। उसने ब्रिटिश तथा स्थानिक शासनों के सैन्य संघर्ष और कूटनीति के माध्यम से भारत में फ्रांसीसी प्रभाव का विस्तार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए दोनों का दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, 1 और 2। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय गर्वित आरक्षित की नीति से संबंधित था। देखिए गर्वित आरक्षित नीति से संबंधित जो हो जाएगा लॉर्ड लिटन था, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। दोस्तों अगर आप लोगों को इस सेट का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया। देखिए भारत भारतीयों के लिए नारा हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने दिया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन कंपनी ड्रेसेज ओरिएंटेड का स्थापना किया। देखिए कंपनी ड्रेस इंडेक्स ओरिएंटेड का स्थापना जो जाएगा जीन बेरिस्ट कोलबर्ट ने किया, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है डच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए कार्नेलियस डी हाउटमैन 1596 में सुमात्रा और बेटम पहुंचने वाले पहले डचमैन थे। देखिए यह कथन सही है। फिर कहता है नीदरलैंड के यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1705 में डच संसद के एक चार्टर द्वारा की गई। देखिए यह 1705 नहीं होगा, यहाँ पर 1602 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका केवल सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कहता है जहादार शाह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए जहादार शाह जुल्फिकार खां की सहायता से सम्राट बने, सही कथन है। उन्होंने अपने साम्राज्य में जजिया प्रणाली को समाप्त कर दिया। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कहता है 1826 में हस्तांतरित यान्डबू की संधि का मुख्य परिणाम था। देखिए यान्डबू की संधि जो हो जाएगा प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के अंत के बाद हुआ था, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। देखिए प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बीच हुआ था और 26 में यान्डबू की संधि के तहत समाप्त हुआ। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फ्रेजर आयोग का प्राथमिक उद्देश्य था। देखिए फ्रेजर आयोग का प्राथमिक उद्देश्य जो हो जाएगा वह होगा भारतीय पुलिस प्रणाली का पुनर्गठन, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा।
23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हस्तक्षेप और युद्ध की नीति अपनाई। देखिए हस्तक्षेप और युद्ध की नीति जो हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अपनाई। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अंग्रेजी भाषा के साप्ताहिक समाचार पत्र वंदे मातरम की स्थापना की। देखिए वंदे मातरम की स्थापना जो हो जाएगा विपिन चंद्र पाल द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। कहता है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका प्रकाशित की। देखिए तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका का प्रकाशन जो हो जाएगा सर सैयद अहमद खां द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही आंसर होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है परिस्थिति के पूर्ण चक्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए यह एक ऐसा चक्र है जिसमें पोषक तत्वों को उसी दर पर प्रतिस्थापित किया जाता है जिस दर पर उसका उपभोग किया जाता है। देखिए सही कथन है। अधिकांश गैसीय चक्रों में आमतौर पर पूर्ण चक्र माना जाता है। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक और दोनों कथन सही है। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा न्यूटन की सबसे अच्छी विशेषता है। देखिए न्यूटन की सबसे अच्छी विशेषता जो हो जाएगा वह होगा यह हवा पानी के न्यूटन नहीं है न्यूटन। इसका आंसर हो जाएगा यह हवा पानी के इंटरफेस पर रहने वाले असंबद्ध जीवों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओलिगोट्रॉफिक झील के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन गलत है। देखिए इस प्रकार की झीलों में कुल जलीय जीव उत्पादन कम होता है। देखिए सही है। इस प्रकार की झीलों में कुल जलीय जीव पौधे का पोषक प्रभाव उच्च होता है। देखिए कम होता है इसीलिए उत्पादन भी जलीय जीव का कम होता है। इस प्रकार केवल कथन एक सही है। ऑप्शन नंबर कथन 2 गलत है। इसमें कहता है कौन सा कथन गलत है इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब 29 नंबर क्वेश्चन कहता है गैर आयनीकरण विकिरणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कहता है सही उत्तर का चयन करें गैर आयनीकरण विकिरण के बारे में। इसमें परावैंगनिक किरणें जैसी दीर्घ तरंग विकिरणें शामिल है। देखिए गलत है। यहाँ दीर्घ नहीं अगर लघु रहता तब यह भी कथन सही रहता। इसकी भेदन क्षमता कम होती है और ये उन कोशिकाओं तथा अणुओं को प्रभावित करते हैं जो इन्हें अवशोषित करते हैं। देखिए ये कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है पायरोलिसिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए पायरोलाइसिस के संबंध में जो जाएगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्बनिक पदार्थ का ऊष्मीय अपघटन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए वे क्षेत्र जो सीधे केंद्र सरकार द्वारा शासित होते हैं उसे केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। इसका कथन एक सही है। राज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश के कार्यकारी प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। ये गलत है। देखिए केंद्र शासित प्रदेश के कार्यकारी प्रमुख के रूप में राज्यपाल नहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर काम करते हैं। इसीलिए केवल कथन एक सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन गलत है। देखते हैं अनुसूचित जाति के संबंध में इसमें गवाहों और दस्तावेजों की जांच के लिए समन जारी करने की शक्ति है। सही कथन है। इसे एंग्लो इंडियन समुदाय के संबंध में इसी प्रकार के कार्य करने की शक्ति प्राप्त है। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की संसद में विपक्ष के नेता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए विपक्ष के नेता के संबंध में कह रहा है। कहता है कौन सा कथन सही है। भारत के संविधान में विपक्ष के नेता के पद का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। देखिए बिल्कुल सही कथन है। वे कैबिनेट मंत्री के समक्ष वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं के हकदार होते हैं। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 और दोनों। आगे 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का महत्व नहीं है। देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 का महत्व इनमें से हो जाएगा केंद्र सरकार को पंचायतों के खाते की लेखा परीक्षक के लिए प्रावधान स्थापित करने का सीधा अधिकार है। यही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। बाकी तीनों है। देखिए इस अधिनियम ने 11वीं अनुसूची के साथ साथ भारतीय संविधान में एक नया भाग 9 जोड़ा। देखिए सही है। इस अधिनियम ने संविधान के अनुच्छेद 40 को व्यवहारिक प्रभाव दिया। देखिए तो सही कथन है।
इस अधिनियम के लागू होने के बाद पंचायतों का गठन अब राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर नहीं रह गया। देखिए सही कथन है। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष होता है। देखिए राजनीतिक मामलों की कैबिनेट समिति का अध्यक्ष जो हो जाएगा वह भारत के प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है उपाधियों के उन्मूलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है। भारत का संविधान राज्य को सैन्य या शैक्षणिक उपाधियों के अलावा कोई भी उपाधि प्रदान करने से रोकता है। देखिए सही कथन है। भारत के नागरिक को किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि स्वीकार करने का अधिकार होगा। देखिए सही कथन है। कथन 1 और कथन 2 सही होगा। आगे देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोक लेखा समिति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए लोक लेखा समिति के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही है। किसी मंत्री को लोक लेखा समिति का सदस्य नहीं चुना जा सकता, यही सदस्य है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि लोक लेखा समिति के सदस्य जो हो जाएगा। आगे 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कारण न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता को उचित ठहराता है। देखिए न्यायिक समीक्षा की आवश्यकता को उचित जो हो जाएगा संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को कायम रखना। देखिए सही कथन है। केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखना सही है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। देखिए तीनों का तीनों कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जनहित याचिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए PIL जिसको जनहित याचिका कहते हैं यह किसी भी व्यक्ति या समूह को सार्वजनिक हित को प्रभावित करने वाले मामलों में न्यायिक हस्तक्षेप की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है उच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए यह संसद और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के चुनाव से संबंधित विवादों की सुनवाई करता है। सही कथन है। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों के परिवर्तन से जुड़े विवादों को निपटारा करता है। देखिए उच्च न्यायालय के संबंध में दोनों के दोनों है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर होगा, 1 और 2। अब 41 नंबर क्वेश्चन कहता है सार्वजनिक विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए सदन में इसे पेश करने के लिए 15 दिन की सूचना की आवश्यकता होती है। देखिए सार्वजनिक विधेयक के संबंध में ये गलत है। देखिए 15 दिन की सूचना नहीं होती है, 7 दिन की अगर रहता तब यह भी कथन सही रहता। कथन नंबर 2 कर रहा है इसका मसौदा संबंधित विभाग द्वारा विधि विभाग के परामर्श में तैयार किया जाता है। देखिए सही है। कथन केवल 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है तटस्थ संतुलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कौन सा कथन गलत है। देखिए तटस्थ संतुलन के बारे में जब कोई वस्तु संतुलन से विस्थापित हो जाती है और वापस लौटने या दूर जाने की प्रवृत्ति नहीं दर्शाती है। सही है। तटस्थ संतुलन में गुरुत्वाकर्षण का केंद्र हमेशा एक ही ऊंचाई पर रहता है। सही है। देखिए दोनों का दोनों कथन सही है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कक्षीय कोणीय संवेग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए कक्षीय कोणीय संवेग के संबंध में जो हो जाएगा वह गति जिस पर प्रारंभिक बिंदु के सापेक्ष समय के साथ इसका कोण बदलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है विद्युत मोटर का प्राथमिक कार्य क्या है। देखिए विद्युत मोटर का प्राथमिक कार्य जो हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करना है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है आपलव केंद्रीय ऊंचाई के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए आपलव केंद्रीय ऊंचाई के बारे में कहता है विचार करने के लिए इसका मापन करता है कि तैरती हुई वस्तु बिना गति कितनी स्थिर रहती है। देखिए आपलव केंद्रीय ऊंचाई जो हो जाएगा यह इसका मापन करता है कि तैरती हुई वस्तु बिना गति के कितनी देर स्थिर है। देखिए सही है। इसकी गणना जहाज के गुरुत्वाकर्षण केंद्र और उसके आपलव केंद्र के बीच की दूरी को माप कर की जाती है। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है धारा रेखी प्रवाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन गलत है। देखिए धारा रेखी प्रवाह के बारे में कह रहा है यह किसी ठोस वस्तु के चारों ओर स्थिर प्रवाह है जहां प्रवाह की दिशा समय के साथ प्रत्येक बिंदु पर एक समान रहती है। सही कथन है। यह वह प्रवाह है जो प्रत्येक तरल कण एक शांत पथ का अनुसरण करता है और अन्य कोनों के पथ को पार नहीं करता है। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर इसमें से कोई भी गलत कथन नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा।
47 नंबर क्वेश्चन कहता है स्टीफन्स के नियम के अनुसार किसी कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा निम्न में से समानुपाती होता है। देखिए कृष्णिका ऊर्जा द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा जो हो जाएगा उसके ताप के चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। कहता है सही उत्तर का चयन करें। देखिए किसी तत्व के सभी परमाणु एक दूसरे के समान होते हैं, सही कथन है डाल्टन के परमाणु के सिद्धांत के अनुसार। फिर कहता है भिन्न तत्वों के परमाणुओं के गुण समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान और आकार भिन्नता होती है। देखिए ये गलत है, कथन नंबर केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है हुंड के नियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए इलेक्ट्रॉन युग्म बनाने से पहले एक एक करके रिक्त कक्षों में भरते हैं, यही हुंड का नियम है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है एंटोनी ल्यूबेजियर के कार्य ने किसे पुराने वैज्ञानिक सिद्धांत को गलत सिद्ध करने में योगदान दिया। देखिए एंटोनी ल्यूबेजियर जो हो जाएगा या फ्लॉजिस्टन सिद्धांत को गलत सिद्ध किया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है मेंडलीव के आवर्त सारणी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए इनमें कुल 9 आवर्त थे, इनमें कुल 7 समूह थे, ये दोनों कथन सही गलत है। फिर कहता है यह परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम पर आधारित था जिसके कारण कुछ तत्व अपने स्थान से हट गए। देखिए मेंडलीव का आवर्त सारणी के अनुसार यह सही कथन है। केवल कथन 3 सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रॉन बंधुता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। देखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता के संबंध में कह रहा है, कहता है कौन सा कथन सही है। यह उस उदासीन ऊर्जा को संदर्भित करता है जब गैसीय अवस्था में किसी उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है। देखिए सही कथन है इलेक्ट्रॉन बंधुता के संबंध में। आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता की प्रवृत्ति बढ़ती है, ये गलत है। देखिए बढ़ती नहीं घटती अगर रहता तो यह भी कथन सही रहता। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। अब 53 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा आयनीकरण क्षमता का सबसे सटीक वर्णन करता है। देखिए आयनीकरण क्षमता का सबसे सटीक वर्णन जो हो जाएगा गैसीय अवस्था में एक उदासीन परमाणु से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है विलयता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। देखिए विलयता के संबंध में कह रहा है तरल में ठोस की विलयता आमतौर पर तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखिए कहता है नाइट्रिक एसिड का उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए नाइट्रिक एसिड के संबंध में कह रहा है इसका उपयोग कुछ विस्फोटों के निर्माण में किया जाता है, सही कथन है। इसका उपयोग रंग तथा दबाव के निर्माण में किया जाता है, ये भी सही है। इसका उपयोग रंगाई तथा वस्त्र उद्योग में किया। देखिए तीनों के तीनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही होगा। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है बफर विलयन के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए बफर विलयन यह एक ऐसा विलयन है जिसमें केवल परवल अम्ल और क्षार होते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए। देखिए खुली प्रणाली जो हो जाएगा इसमें मनुष्य जैसा एक जीवित प्रणाली होगा खुली प्रणाली में। फिर कहता है बंद प्रणाली। देखिए बंद प्रणाली में जो हो जाएगा बोतल उद्यान और एक्वेरियम परिस्थिति का तंत्र, ये बंद प्रणाली का उदाहरण होगा। फिर कहता है पृथक प्रणाली। देखिए पृथक प्रणाली जो जगह एक सीलबंद थर्मस। इस प्रकार इसका आंसर 1 का 2, बी का 1, सी का 3। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। आगे देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन कहता है इलेक्ट्रोलाइसिस के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस के संबंध में जो हो जाएगा यह विद्युत धारा का उपयोग करके किसी यौगिक को विघटित करने की प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 59 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के रूप में वर्गीकृत किया गया। देखिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कह रहा है बेकेलाइट, टेफलॉन नहीं होगा, ग्लिप्टल भी होगा। देखिए 1 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए जिंक फॉस्फेट का उपयोग चूहे के मारने के लिए किया जाता है, सही कथन है। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहा जाता है क्योंकि यह लोहे से भारी होता है। देखिए टाइटेनियम को रणनीतिक धातु जरूर कहा जाता है लेकिन यह लोहे से हल्का होता है। अगर हल्का रहता तब यह भी कथन सही रहता है, इसलिए यह कथन गलत है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान का संबंध निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के संबंध में कहते हैं कौन सा कथन सही है। देखिए यह राष्ट्रीय सुअर अनुसंधान केंद्र के तत्वाधान में स्थापित एक प्रमुख संस्थान है, गलत है। देखिए इसका उद्देश्य स्वदेशी गधों और खच्चरों के स्वास्थ्य और उत्पादकता में सुधार करना है। देखिए केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा कथन सही है राष्ट्रीय पोषण संस्थान के संबंध में। देखिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान के संबंध में कह रहा है कौन सा कथन सही है। यह दिल्ली में स्थित एक सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण अनुसंधान केंद्र है, ये गलत है। देखिए राष्ट्रीय पोषण संस्थान जो जगह दिल्ली में नहीं अवस्थित होके हैदराबाद में है। फिर कहता है राष्ट्रीय पोषण संस्थान खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है, ये भी गलत है। देखिए यह खाद्य एवं कृषि मंत्रालय के अंतर्गत नहीं, यह भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में कार्य करता है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य संबंधी पोषण और खाद्य स्वच्छता समस्याओं का अध्ययन करना है। देखिए ये कथन सही है, केवल कथन 3 सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 63 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन टोनोप्लास्ट का सबसे सटीक वर्णन करता है। देखिए टोनोप्लास्ट का जो हो जाएगा पादप कोशिकाओं में केंद्रीय रिक्तिका को घेरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है, ऑप्शन नंबर चौथा इसका सही होगा। हाँ देखिए आगे देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन कहता है 64 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कौन सा कथन पादप और जंतु कोशिकाओं के बीच समान अंतर का सटीक वर्णन करता है। देखिए पादप और जंतु कोशिकाओं के बीच जो हो जाएगा पादप कोशिका में कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। देखिए यह कथन सही है। फिर कहता है पादप कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली नहीं होती है, जबकि पशु कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली होती है। देखिए यह कथन गलत है। देखिए पादप कोशिका में भी प्लाज्मा झिल्ली होती है। एक परिपक्व पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तियाँ होती है, जबकि जंतु कोशिका में कई छोटी रिक्तियाँ होती है, यह भी कथन सही है। देखिए कथन 1 और 3 सही है, जबकि 2 गलत है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, 1 और 3। आगे 65 नंबर क्वेश्चन कहता है टर्नर सिंड्रोम के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। देखिए टर्नर सिंड्रोम जो हो जाएगा एक प्रकार का क्रोमोसोम का बीमारी है। यह एक आनुवंशिक विकार है जो महिलाओं में 2 X गुणसूत्रों में से एक की अनुपस्थिति के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन अवशेषी अंगों का सबसे बेहतर वर्णन करता है। देखिए अवशेषी अंगों का सबसे बेहतर वर्णन जो होगा एक ऐसा अंग जिसका मूल कार्य विकास के क्रम में अधिकांशतः या पूर्णतः समाप्त हो चुका है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है पादप रेजिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए पादप रेजिन के बारे में कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए यह विशिष्ट शंकुधारी वृक्षों से प्राप्त होता है, सही है। इसका उपयोग पॉलिश और पेंट जैसे उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है, सही है। देखिए ये कथन 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा पादप रेजिन के संबंध में। 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। देखिए यह सब जो हो जाएगा विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले वंश हैं। देखिए सबसे पहले शासन जो हो जाएगा संगम वंश ने किया था, फिर उसके बाद सालुब वंश ने किया, फिर तुलुब वंश ने किया था और सबसे अंतिम में अरेबिडो वंश आया था। इस प्रकार देख लेते हैं। सबसे पहले जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 1 संगम, सालुब, तुलुब, अरबिडो, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे देखते हैं 68 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था, सही कथन है। फिर कहता है नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार धर्मपाल ने किया। देखिए दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कंबन, कुट्टन और पुंगलेदी निम्न में से किस साहित्य से संबंधित है। देखिए कंबन, कुट्टन, पुंगलेदी जो हो जाएगा यह तमिल साहित्य का त्रिरत्न है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। आगे अब 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन मिलान करने के लिए दिया है, एक तरफ साम्राज्य दिया है, दूसरी तरफ संस्थापक दिया है। देखिए मालवा के परवार वंश के संस्थापक जो हो जाएगा उपेंद्र थे। फिर कहता है
ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है दिल्ली अजमेर के चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे। फिर कन्नौज के प्रतिहार वंश के संस्थापक जो हो जाएगा नागभट्ट प्रथम थे। 1 का 3, बी का 1, सी का 2, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। आगे देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रकूटों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए दंती दुर्ग को राष्ट्रवंश के संस्थापक माना जाता है, सही कथन है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम को एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण को श्रेय दिया जाता है, देखिए सही कथन है। कथन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसे ठंडी महासागरीय जलधारा माना जाता है। देखिए ठंडी महासागरीय जलधारा जो जगह लेब्राडोर की जलधारा और सोमाली जलधारा को ठंडी जलधारा कहते हैं। इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। सॉरी ऑप्शन नंबर बी 1 और 2। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन कहता है बसंत ज्वार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन गलत है। देखिए बसंत ज्वार के संबंध में कह रहा है ऐसा तब होता है जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं जिसके कारण उच्चतम और निम्नतम ज्वार आते हैं। देखिए सही कथन है बसंत ज्वार के बारे में। यह चंद्रमा की चरणों की पहली और तीसरी तिमाही के दौरान होता है, ये गलत है। केवल 2 गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केवल 2, क्योंकि गलत कह रहा था। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से घटक जल विज्ञान चक्र का हिस्सा है। देखिए जल विज्ञान चक्र का हिस्सा जो हो जाएगा बाष्पीकरण है, संघनन है, वर्षा है, जल योजन नहीं है। 1 2 3 इसका सही आंसर होगा, 1 2 3। आगे देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन कहता है महासागरीय लवणता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए महासागरों की सतह की लवणता मुख्य रूप से बाष्पीकरण और वर्षा पर निर्भर करती है, सही कथन है। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, देखिए सही कथन है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय ढाल का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए महाद्वीपीय ढाल कह रहा है, इसका सबसे अच्छा वर्णन जो जगह यह एक खड़ी ढाल है जो महाद्वीपीय शेल्फ के किनारे से गहरे समुद्र तक उतरती है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है प्रति चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब बहुत अधिक होता है, सही है। उत्तरी गोलार्ध में प्रति चक्रवात में हवा दक्षिणावर्त दिशा में चलती है, देखिए दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहता है कौन सा कथन सही है। देखिए बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1980 में हुई थी, सही कथन है। बिहार सरकार ने ए एनर्जी थ्रू बिहार नाम से एक पर्यटक गाइड बुक जारी किया, देखिए दोनों के दोनों सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखिए शेरशाह सूरी के संबंध में कह रहा है कौन सा कथन सही है। शेरशाह का जन्म पंजाब के बजवारा उपखंड में हुआ, देखिए सही है। पंजाब में रहते हुए उन्होंने फारसी भाषा का अध्ययन किया, ये गलत कथन है। देखिए शेरशाह सूरी ने फारसी भाषा का अध्ययन जो हो जाएगा वह जौनपुर में किया था, इसका केवल एक आंसर सही होगा। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 81 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में पाए जाने वाले खनिजों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कहते हैं कौन सा कथन सही है। फायर क्ले भागलपुर और पूर्णिया में पाए जाते हैं, सही कथन है। पायराइट रोहतास और भागलपुर में पाए जाते हैं, ये गलत है, देखिए केवल 1 इसका सही आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार में बिजली वितरण कंपनियां बिलिंग संबंधी गतिविधियों के संबंध के लिए अनुबंध के आधार पर आरआरएफ की नियुक्ति कर रही है, इस संदर्भ में आरआरएफ क्या है। देखिए आरआरएफ का फुल फॉर्म हो जाएगा रूरल रेवेन्यू फ्रेंचाइजी है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 83 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार सरकार ने 2015 से 30 के लिए 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप तैयार किया है, यह रोड मैप किस समझौते फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार किया। देखिए 15 वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोड मैप जो हो जाएगा तैयार किया है, यह रोड मैप जो हो जाएगा आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार किया गया, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है जनसंख्या 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले की तस्किया जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम थी, तो इसका आंसर हो जाएगा गोपालगंज, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
85 कहता है बिहार में कौन से 3 जिले चावल के शीर्ष उत्पादन से संबंधित है। देखिए शीर्ष 3 जिला जो हो जाएगा रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है अक्टूबर 2023 में बिहार में चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया। इस रोड मैप की अवधि सीमा है, देखिए 2023 से 28 है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के किस वन्यजीव अभ्यारण्य का कवरेज क्षेत्र सबसे अधिक है। तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य का, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। एक तरफ नदी दिया, दूसरी तरफ उद्गम स्थान दिया है। देखिए कमला नदी का उद्गम स्थान जो हो जाएगा महाभारत श्रेणी है। फिर पुनपुन, देखिए पुनपुन नदी का उद्गम स्थान चौराहा पहाड़ियाँ है। फिर कोसी, देखिए कोसी नदी की उद्गम स्थल जो हो जाएगा वह सप्त कोसी है। बूढ़ी गंडक जो हो जाएगा वह सोमेश्वर पहाड़ी है। इस प्रकार इसका चारों देख लिए मिलोन। अब 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है बिहार लोक सेवा का अधिकार अधिनियम किस तिथि को लागू हुआ। 15 अगस्त 2011 को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। आगे देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कहता है कौन सा कथन गलत है। देखिए बिहार में कुल 16 नगर निगम है, ये गलत कथन है। देखिए बिहार में कुल वर्तमान में 19 नगर निगम है। मुजफ्फरपुर नगर निगम बिहार का पहला नगर निगम था, ये सही है। देखिए केवल कथन यानी केवल कथन एक गलत है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये इसका सही होगा। सॉरी दोस्त, देखिए 90 नंबर क्वेश्चन जो कहता है बिहार में कुल 16 नगर निगम है, ये भी गलत कथन है। देखिए 19 नगर निगम है। मुजफ्फरपुर नगर निगम बिहार का पहला नगर निगम था, ये भी गलत है। देखिए मुजफ्फरपुर नहीं, बिहार का पहला नगर निगम जो हो जाएगा वह पटना था, इसीलिए इसका दोनों कथन से गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 91 नंबर क्वेश्चन कहता है मांझर कुंड बिहार के किस जिले में अवस्थित है। देखिए मांझर कुंड जो हो जाएगा यह रोहतास में है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 92 नंबर क्वेश्चन कहता है कोसी बेसिन बिहार में किन 2 बेसिन के बीच स्थित है। देखिए कोसी बेसिन जो हो जाएगा यह कमला बेसिन और महानंदा बेसिन के बीच अवस्थित है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में किस ब्लॉक में वर्तमान में सभी 8 ग्राम पंचायतों का नेतृत्व महिलाएं कर रही है। तो इसका आंसर होगा सरमेरा ब्लॉक में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 94 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में निम्नलिखित में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे। देखिए बिहार के पहले लोकायुक्त जो हो जाएगा श्रीधर वासुदेव सोहानी थे, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है। देखिए वर्तमान में महाधिवक्ता जो हो जाएगा ललित किशोर हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में पहली जनहित याचिका किस राज्य में से संबंधित है। देखिए पहली जनहित याचिका जो जगह बिहार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है किस राज्यपाल के कार्यकाल में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। देखिए बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगाया गया था, उस समय बिहार का राज्यपाल नित्यानंद कानूनगो थे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा मेला मुख्य रूप से थारू जनजाति से संबंधित है। देखिए थारू जनजाति से संबंधित जो जगह सहोदरा मेला है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार के कौन से प्रसिद्ध कलाकार ध्रुपद धमार शैली के गायन से संबंधित है। तो पंडित राम चतुर मल्लिक, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र कौन सा था। देखिए बिहार का पहला उर्दू समाचार पत्र जो हो जाएगा नरूल अनवर था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों इस प्रकार हम लोग कौन सर का बिहार दरोगा का मोस्ट 100 क्वेश्चन देखे जो कि क्लास का सेट है क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।